आदाब नमस्कार, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी सहित 4 भारतीय जवान शहीद। 13 नागरिकों की मौत के मामले में 30 जवानों पर चलेगा मुकदमा। सीजीआई चंद्रचूड़ ने रक्षा मंत्रालय से मांगा जवाब। अरविंद केजरीवाल के हेल्थ पर संदीप दीक्षित का बड़ा बयान। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। आगामी चुनाव को लेकर हुई चर्चा। अजय राय ने कल समिति की बैठक पर बोला तीखा हमला। भाजपा के आपसी झगड़ों पर भी कसा तर्ज। बरेली के मौलाना तौकीर रजा का ऐलान। 23 लड़के लड़कियां धर्म परिवर्तन कर बनेंगे मुसलमान। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले पप्पू यादव। कहा क्या यही नीतीश कुमार का सुशासन है। तानाशाह किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया को दी धमकी। कहा परमाणु हथियार क्या इस्तेमाल तो नक्शे से मिटा देंगे। अब समाचार विस्तार से। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी सहित 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन अभी जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की, जिन्होंने उन्हें जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीनी हालात और चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे और बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में 20 मिनट चली गोलीबारी के बीच एक अधिकारी समेत 4 सैन्यकर्मी और एक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 4 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सोमवार की शाम को भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के धारी पुरारबागी इलाके के जंगलों में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इस जानकारी के मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआईएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद सेना की तरफ से जवाब में एनकाउंटर शुरू किया गया। इसी बीच जम्मू डोडा हाईवे को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया। सुरक्षा बल पूरे इलाके में निगरानी बनाए हुए है और आने जाने वाले हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। 2 साल पहले नागालैंड के मोन जिले में हुई 13 नागरिकों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। नागालैंड सरकार ने रिट याचिका दायर कर भारतीय सेना के 29 जवानों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है, जिनके मिलिट्री ऑपरेशन के विफल होने के कारण यह हादसा हुआ। ये घटना दिसंबर 2021 में हुई थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 28 फरवरी के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अभियोजन को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में दी गई विशेष शक्तियों के तहत जवानों के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पाद्रीवाला की बेंच ने रक्षा मंत्रालय को नोटिस भेजकर 6 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा है। साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार हैं और हर गुजरते दिन के साथ अपनी जीत के दावों को मजबूती दे रहे हैं। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य में भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। शर्मा ने कहा कि यहाँ पर जिसका राज चल रहा है उसकी जगह भाजपा की डबल इंजन सरकार आएगी। जो राज चल रहा है ना, इसका जगह में बीजेपी का डबल इंजन सरकार आना है। क्या फीडबैक मिल रहा है जनता? अच्छा है, जीत जाएगा, बहुत अच्छा। आपके आने के बाद से कितने कार्यकर्ता एक्टिव हुए, रिचार्ज हुए? देखिए, मैं कोई रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से तो मैं रिसर्च होने आया हूँ। लोकसभा में इतना बढ़िया रिजल्ट किया है, तो इसीलिए यहाँ आने से, झारखंड आने से मैं थोड़ा खुद रिसर्च हो जाता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। लोगों का क्या देख रहे हैं फेस वैल्यू? आपको देख के लगता है बीजेपी आ जाएगा? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। उन्होंने शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। राहुल गांधी ने कहा है कि लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनाहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने आगे लिखा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। जम्मू कश्मीर में सैनिकों की मौत के बाद विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM
महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं, और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए, और उनको यहाँ रिस्पॉन्स, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है, कोई मुसलमान है, कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हो? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है, क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में, आपके मुंह पे। लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर फिर से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने एक बार फिर से आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने इसको लेकर बयान दिया है। देखिए, मैं इस समय ये उम्मीद करूंगा कि एक बड़े नेता की स्वास्थ्य के बारे में ये लोग राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि आम आदमी का अगर आप अभी देख लें, जो उसका पास्ट निकला है, वो कोई भी चीज़ को कहीं भी लाकर बोल देते हैं। और माफ़ करिएगा, किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन झूठ बोलना उनकी आदत में है। तो 2012-13 से वो झूठ बोल रहे थे, चाहे वो करप्शन के चार्ज हों, चाहे किस तरीके से वो दिल्ली का प्रशासन करेंगे, चाहे और सब पर उंगलियां लगाना हो। मुझे तो ये भी याद है कि जब एक बार किसी समय ये धरने पर बैठे थे, डायबिटिक पेशेंट तब भी थे, तो 8 या 9 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था, और हमको बताया जाता है कि डायबिटिक पेशेंट तो बिल्कुल उसको फास्ट पे नहीं रहना चाहिए, और तब कहा था अद्भुत दैविक शक्ति है कि ये कर रहे हैं। तो कोई भरोसा नहीं है आम आदमी पार्टी के। इसी वो एक कहानी है ना, वो भेड़िया वाली, इन्होंने इतनी बार झूठ बोला है कि जब ये सच भी बोलते हैं तो कभी कभी मन में लगता नहीं है कि इन पर कुछ विश्वास किया जाए। तो मैं आतिशी जी से, उन लोगों से कहूँगा कि ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, थोड़ी अपनी विश्वसनीयता भी बढ़ाइए, और अगर आप विश्वसनीयता बढ़ाएंगे तो फिर जब ये गंभीर कोई विषय सामने आता है तो सब लोग आपके साथ खड़े दिखेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को कुछ महीने शेष बचे हैं, वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर अभियान चला रही है। वहीं आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। जम्मू चुनाव के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। से जम्मू कश्मीर में फिर से एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। क्या हो गया? काफी जम्मू कश्मीर के डोडा में हमला हुआ है फिर से। इस पे आप हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं सर हमारे। बड़े चिंता की बात है ये। मेरे को पूरी डिटेल नहीं पता, आपने नहीं बताया। बड़ी चिंता की बात है, और इसका कुछ न कुछ सख्ती से निपटना चाहिए। सर हरियाणा के अंदर आप कॉन्फिडेंट हैं कि क्योंकि अभी रिजल्ट जो आए हैं उसमें आप लोगों को लोकसभा के अंदर अच्छी सीटें मिली हैं, तो क्या आप आश्वस्त हैं कि सरकार आप लोग बनाएंगे, और क्या इस बात को लेके भी कुछ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष? ऐसा है, 36 बरादरी हरियाणा की मन बना चुके। जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ये साफ संकेत है कि हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं। आने वाली सरकार जो है, असेंबली में इलेक्शन होंगे तो हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी।
शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में आम आदमी पार्टी नेता पर मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसमें हुई तथाकथित घोटाले के आरोप में आप के कई नेता जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति मामले में ही जेल में बंद है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस केस में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आप नेता की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पिछले 16 महीने से जेल में बंद है। उनके खिलाफ मुकदमा उसी स्टेज में है जैसा वो अक्टूबर 2023 में था। पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने कहा था कि अगर मुकदमा आगे नहीं बढ़ता है तो सिसोदिया जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। शीर्ष अदालत की पीठ ने सिसोदिया के वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की बिहार में दरभंगा में उनके पैतृक घर में घुसकर अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आज बताया कि जीतन साहनी का शव बिरौल इलाके में उनके पैतृक घर के एक कमरे के भीतर बरामद किया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। देखिए, ये अत्यंत दुखद घटना है और ये कहीं न कहीं कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है बिहार के अंदर उस बात को भी बताती। और आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव सरकार के साथ थे उस समय रोज मीडिया में कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी चीखती चिल्लाती रहती थी। तो अब तो बीजेपी की सरकार है और जेडीयू की सरकार है। इतनी बड़ी घटना हो गई, एक इतने प्रमुख नेता के पिता की हत्या हो जा रही है। इससे ज़्यादा बदतर स्थिति क्या हो सकती है? तो मैं समझता हूँ कि इस पे पता चलना चाहिए पहली बात तो कौन से लोग हैं और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इसमें सामने आके जवाब दे, ऐसी घटना कैसे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा कार्य समिति की बैठक को लेकर तीखा हमला बोला है। राय ने कहा कि भाजपा कार्य समिति की बैठक में बोला गया कि भाजपा सबसे अलग पार्टी है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि भाजपा के सभी राजनीतिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय में हो रहे हैं, चाहे वो लखनऊ का राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय हो या वाराणसी में काशी विद्यापीठ। आरोप लगाया गया कि भाजपा शैक्षणिक संस्थानों का राजनीतिकरण कर रही है। देखिए, निश्चित तौर से ये बौखलाए हैं, परेशान हैं और ये घबराहट का नतीजा है कि ये अपनी कार्य समिति करना और तमाम वो तो हर दल करता है, पर जो जिस तरीके से ये परेशान है और जिस स्थान पे इन्होंने किया राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, अब शिक्षण संस्थाओं को भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि शिक्षण संस्थाएं, चाहे बनारस में भारतीय हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम मोदी की कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है। काशी विद्यापीठ, अभी वहाँ पर इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती मनाया, अभी मनाया, जन्म दिवस मनाया। आप कार्य समिति भी राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय मना रहे हैं। क्या है, कहते हो पार्टी विद डिफरेंस। यही है पार्टी विद डिफरेंस कि पार्टी और शिक्षण संस्थाओं को आप जो उसमें जाकर राजनीति का पूरा केंद्र बना रखा है आपने। तो निश्चित तौर से ये पूरी तरह से घबराहट है, परेशान है और इनको अब आप जनता, प्रदेश की जनता इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। आपने उसका परिणाम देखा और उसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन ये गिरते जा रहे हैं और जनता इनको नापसंद कर रही है। यूपी में धर्म परिवर्तन का मामला अक्सर ही विवादों में रहता है। एक बार फिर से धर्मांतरण की चर्चा जोरों पर है। बरेली में सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाए जाने का मामला काफी चर्चा में है। इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि वो 23 लड़के लड़कियों को जल्द इस्लाम कबूल करवाने वाले हैं। इस पर अब बरेली पुलिस का बयान सामने आया है। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया। समाजवादी पार्टी के नेता FT हसन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपनी खिसियाहट निकाल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि नफरत करके उन्होंने सिंहासन हासिल किए है। देखिए, बीजेपी अपनी खिसियाहट
निकाल रही है। पहले तो बीजेपी का इतिहास रहा है 5,000 साल पहले हिंदुस्तान को वापस ले जाओ, कभी वो 50 साल पहले इमरजेंसी में ले आते हैं, उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। मुद्दे की बात करें कि तुमने देश को कहाँ पहुँचा दिया, देश का सांप्रदायिक सौहार्द कहाँ चला गया, नफरतों की सौदागरी कर करके तुमने सिंहासन हासिल करे हैं अब तक। अब वो जनता समझ गई, ये हिंदू भाई भी जानते हैं, मुसलमान भाई भी जानते हैं कि ये सियासत अब बांटने वाली सियासत नहीं चलेगी, अब प्यार मोहब्बत की सियासत चलेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। कल मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि 2027 में भी भाजपा सरकार बनेगी। जो लोग उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दोबारा इनको उछल कूद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब हो सकता है उनको ज्योतिष भी हो और उन्हें पता हो किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये तो ऊपर वाले ही जानता है। हालात अब यही है कि अब भाजपा को लोग नकार रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या कर दी गई। बीते दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पत्रकार की हत्या से सुशासन की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मुकेश साहनी के पिता की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। साहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद। मुकेश साहनी के पिता की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार सरकार के सभी नेता अपराधियों का साथ दे रहे हैं। बिहार के हर जिले में हत्या का सिलसिला चल रहा है। बिहार अपराधियों के चंगुल में है। क्या यही नीतीश कुमार का सुशासन है? लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले 2 बच्चों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, हीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की। राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भजनलाल सरकार पर जमकर बरसे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जनता ने सरकार चुनी थी जो सर्कस बन गया है। ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मैं कह रहा हूं कि डबल इंजन की नहीं, ये 4 इंजन की सरकार है। और मुझे जो इनका यहाँ राजस्थान में ढंग दिख रहा है, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ
कि ये सरकार, मुख्यमंत्री के पूरा प्रदेश समझ में भी नहीं आ रहा है, मंत्रियों के मुझे क्या काम करना वो समझ में नहीं आ रहा, इनको ऐसे बाबू मिल नहीं रहे हैं, अधिकारी इनकी मान नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी तो झगड़ा ये चल रहा है कि पहले झगड़ा चल रहा था कि बजट कौन प्रस्तुत करेगा, बना मुख्यमंत्री जी रहे थे, अंतिम जो रूप दिया गया वो वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया, फिर पढ़ा गया वित्त मंत्री के द्वारा, और उसके बाद में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री कर रहे हैं। फिर जो समीक्षा है बजट को इम्प्लीमेंट करने की, उसमें वित्त मंत्री गायब है। और आज मैं समझता हूं कि जवाब वित्त मंत्री का हक बनता है, उसी के द्वारा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी कई तरह के रोड़े अटकाए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। मैं समझता हूं कि कल शायद सीएम को इसीलिए उन्होंने कॉल किया था कि आप इस तरीके से वहां पर झगड़े मत फैलाइए, अपने आप को पूरी सरकार को कंट्रोल कीजिए, एमएलए को कंट्रोल कीजिए। एक इस्तीफा तो दिया हुआ है, वो इनसे निपटा नहीं, और दूसरे इस्तीफों की तैयारियां चल रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, जनता के मुद्दों से उनको कोई वास्ता नहीं है, प्रदेश के विकास से इनको कोई वास्ता नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान हमला हुआ था। इस हमले में वो बाल बाल बच गए थे और गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। हमले के बाद उनके कान से खून बहता हुआ नजर आ रहा था। इस हमले के बाद वो पहली बार कान पर पट्टी बांधे नजर आए। पट्टी से ट्रंप का पूरा कान कवर है। इससे पता चल रहा है कि ट्रंप के कान पर गहरी चोट आई है। डोनाल्ड ट्रंप कान पर पट्टी बांधकर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद इस घटना को विचित्र अनुभव बताया है। घटना के बाद अपने पहले इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने रूढ़िवादी अमेरिकी मीडिया को बताया कि उन्हें लगता है कि वो भाग्य या भगवान की कृपा से बच गए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार से शुरू हो रहे रिपब्लिकन राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए मिलवॉकी जाते समय कहा कि मेरे बारे में ये माना जा रहा था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरी मौत नियत कर दी गई थी। सम्मेलन में उन्हें 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि मैंने न केवल अपना सिर घुमाया बल्कि सही समय पर और सही मात्रा में घुमाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो गोली उनके कान को छूती हुई निकली उससे उनकी आसानी से मौत हो सकती थी। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब साउथ कोरिया ने धरती के नक्शे से खत्म करने की उत्तर कोरिया को धमकी दी है। साउथ कोरिया ने कहा कि यदि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा तो उसे नक्शे से मिटा देंगे। साउथ कोरिया की तरफ से दी गई धमकी कोई नई नहीं है। दोनों देशों के बीच कुछ समय से धमकियों की सीरीज चल रही है। दरअसल गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति यून सूक येओल ने उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार से निपटने के लिए संयुक्त परमाणु निरोध दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में दक्षिण कोरिया की क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है। ये समझौता होने के बाद उत्तर कोरिया की तरफ से जवाब दिया गया, जिसमें सबसे पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया के समझौते की निंदा की गई। इसके साथ ही कहा गया कि सियोल और वाशिंगटन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नॉर्थ कोरिया ने इसे लापरवाह और भड़काऊ कार्रवाई बताया है। किम जोंग की तरफ से भारी कीमत चुकाने की धमकी देने के बाद दक्षिण कोरिया ने फिर से धमकी दी है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि यदि उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार इस्तेमाल किया तो उसे मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने धमकी देते हुए कहा है कि ऐसा कोई परिदृश्य नहीं है कि परमाणु हमला करने के बाद उत्तर कोरिया बच जाएगा। अब देखना होगा कि उत्तर कोरिया की तरफ से क्या जवाब आता है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।